मनोरमा जी के पति की मौत ब्रेन ट्यूमर की वजह से हो जाती है। मरने से पहले उन्होंने कार्तिक को गोद ले लिया था। ये बात मनोरमा जी के देवर को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी। सभी लोग मनोरमा जी की संपत्ति पर अपना हक जमाना चाहते थे। मनोरमा जी का देवर उन्हें कार्तिक के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहा था। भाभी पराया खून कभी अपना नहीं हो सकता, लेकिन मनोरमा जी। नायरा ने जब अपनी सासू माँ यानी कि मनोरमा जी को इतना महंगा महंगा सामान खरीदते देखा तो उसने कहा, माँ जी मेरी बात सुनिए ना, इतने महंगे कपड़े सामान और खिलौने लेने की क्या ज़रूरत है। आपको तो पता है अभी मेरे पास इतने रुपए भी नहीं है। नायरा क्या कहना चाहती थी शायद उसकी बात मनोरमा जी समझ नहीं पाई थी। तभी उन्होंने कहा, बहू अभी तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो क्या हुआ, आज नहीं तो कल हमें ये सामान लेकर जाना ही है। तो फिर क्यों ना इस सामान को हम आज ही पसंद करके रख देते हैं और फिर जब तुम कल पैसे लेकर आना तो ये सामान ले लेना। दरअसल मनोरमा जी आज ही सारा काम खत्म कर देना चाहती थी। वो कल के लिए कुछ भी नहीं छोड़ना चाहती थी, क्योंकि 2-4 दिनों के बाद उनके बहन बहनोई और बेटी दामाद अपने बच्चों के साथ आने वाले हैं। इतने सारे लोग जब घर में आएंगे तो फिर घर में बहुत सारा काम हो जाएगा और फिर उन सबके स्वागत के लिए तैयारियां भी करनी है। इसीलिए मनोरमा जी चाहती हैं उपहार और खरीदारी का सारा काम आज ही खत्म हो जाए। लेकिन नायरा पैसे की वजह से खरीदारी का काम टाल रही थी। नायरा को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे इन सब चीज़ों की खरीदारी में कोई दिलचस्पी नहीं है। माँ जी आपने मुझे जो भी बताया है मुझे याद है। मैं एक काम करती हूँ, कल कार्तिक के साथ आऊँगी तो फिर ले जाऊँगी। कार्तिक भी पसंद कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। किसी तरह से नायरा ने अपनी सासू माँ को समझा लिया था। नायरा हॉर्लिक्स, सासू माँ की दवाइयाँ और फल खरीद कर घर वापस लौट आई। मनोरमा जी मन ही मन में सोच रही थी, घर के काम में इस लड़की का हाथ बहुत तेज चलता है। नायरा ने घर पहुंचते ही जल्दी से फलों का जूस तैयार कर एक गिलास अपनी सासू माँ को और दूसरा गिलास अपने बेटे राजवीर को दिया। उसके बाद वो रात के खाने की तैयारी करने लगी और साथ में अपने बेटे राजवीर को टेबल भी याद कराने लगी और उधर वॉशिंग मशीन में कपड़े भी धुलने के लिए डाल दिए। नायरा घर के काम में इतना ज़्यादा व्यस्त रहती थी, फिर भी वो हमेशा सासू माँ के कमरे में जाकर उनके खिड़की दरवाजे बंद कर दिया करती थी, जिससे घर में मच्छर ना आ सके। क्योंकि शाम के समय अगर ध्यान ना दो और कोई भी खिड़की या दरवाज़ा खुला रह जाए तो घर में मच्छरों की बाढ़ आ जाती है। जाते जाते नायरा ने अपनी सासू माँ से कहा, आज रात में वो परवल की उबली सब्जी बना लेगी, क्योंकि वो जानती है कि उनके दांतों में तकलीफ़ है। तभी उसके पास कार्तिक का फ़ोन आया। उसने बताया कि दांतों के डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिल गया है और वो 10-15 मिनट के अंदर घर पहुंचकर माँ जी को वहाँ से ले जाएगा। नायरा ने जल्दी से माँ जी के धुले हुए कपड़े निकाल दिए, चश्मा और चप्पल तक लेकर उनके पास रख दिया। नायरा को इस तरह से अपनी सेवा करते देखकर मनोरमा जी का दिल भर आया। वो मन ही मन में सोचने लगी कि क्यों इन बच्चों पर शक करके मुझे अपना परलोक बिगाड़ना पड़ रहा है। जिस कसक को सीने में दबाए मैंने अपनी ज़िंदगी बिता दी, ये बच्चे तो उन्हें वो सुख दे रहे हैं। आजकल मनोरमा जी को कभी कभी पुरानी बातें इस तरह से याद आने लगी कि जैसे अभी अभी सब कुछ उनके साथ हो रहा है। इसी घर में एक दिन मनोरमा जी डोली से उतरी थी। बहुत ही उत्साह के साथ मनोरमा जी की सासू माँ उनकी आरती उतारकर उन्हें अंदर ले आई थी। वहाँ पर उनको एक छोटा सा प्यारा सा परिवार मिला। उस परिवार में गंभीर और प्यार करने वाले ससुर, दुलारे देवर और हर समय प्यार की छाँव में रखने वाले पति श्याम प्रसाद मिले। वहाँ पर मनोरमा जी को दुनिया का हर सुख मिला, लेकिन धीरे धीरे करके उनकी खुशियाँ गायब होने लगी, क्योंकि उनकी शादी को 8 साल हो गए, लेकिन अभी तक उनकी कोख नहीं भरी थी। बहुत समय तक मनोरमा जी का इलाज हुआ, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ और आखिर में उनकी कोशिश पर पानी फिर गया, क्योंकि उन्हें पता चला
कि उनका गर्भाशय पूरी तरह से विकसित नहीं हो सका है। मनोरमा जी के सास ससुर के चेहरे पूरी तरह से उतर गए थे। मनोरमा जी का आत्मविश्वास खुद ही डगमगा गया था, लेकिन श्याम प्रसाद जी उस समय उनके साथ खड़े रहे, उनका सहारा बनकर। दबे स्वर में मनोरमा जी की सासू माँ फुसफुसा रही थी और मनोरमा जी की आंखों से आंसू भर भर कर बह रहे थे। अब मनोरमा जी और माँ जी दोनों श्याम प्रसाद के ऊपर दबाव बना रही थी दूसरी शादी करने के लिए, लेकिन श्याम प्रसाद जी ने कह दिया था कि वो दूसरी शादी नहीं करेंगे। अगर उनकी किस्मत में बाल बच्चों का सुख होता तो वो एक ही शादी में मिल जाता, और अगर उनकी किस्मत में बाल बच्चों का सुख नहीं है तो उनका पुरुषार्थ किस्मत की बैसाखी का मोहताज नहीं है। औलाद के बिना भी खुश रहने का दमखम है उनके अंदर। उन्होंने अपना वचन निभाया था, सारी दुनिया का दबाव सहकर भी वो झुके नहीं। ना ही उन्होंने दूसरी शादी की और ना ही दूसरे बच्चों को देखकर कभी भी आह भरी। उन्होंने मनोरमा जी को हमेशा रानी महारानी की तरह रखा। उन्होंने मनोरमा जी को जीवन के खालीपन या एक शिशु की कमी की शिकायत को कभी जुबान तक लाने की इजाज़त नहीं दी। खुद को अपने काम और समाज सेवा में इतना व्यस्त कर लिया कि किसी और चीज़ की याद ही नहीं आती थी। इस तरह से यूं ही जाने कितने बरस बीत गए। 50 साल की उम्र हो गई श्याम प्रसाद जी की। फिर एक दिन पता चला कि उन्हें ब्रेन ट्यूमर है। पता नहीं कहाँ कहाँ मनोरमा जी ने उनका इलाज करवाया, दिल्ली, मुंबई, फिर वेल्लोर में ऑपरेशन कराया। जो भी पड़ा उन्होंने सब कुछ अकेले ही झेला। कोई साथ देने वाला नहीं मिला मनोरमा जी को तो क्या हुआ, वो अकेले ही काफ़ी थी श्याम प्रसाद जी के इलाज के लिए। उन्होंने मनोरमा जी को कभी भी किसी भी सुख से वंचित नहीं रखा। श्याम प्रसाद जी मनोरमा जी के लिए देवता स्वरूप इंसान थे, जिन्होंने उनको अपने आप से भी बढ़कर रखा। अपनी खुशियों से पहले श्याम प्रसाद जी मनोरमा जी की खुशियों के बारे में सोचते थे। अब श्याम प्रसाद जी से मनोरमा का ये अकेलापन बर्दाश्त नहीं हो रहा था, क्योंकि कहीं न कहीं उन्हें इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि उनके पास ज़्यादा समय नहीं है। श्याम प्रसाद जी की बीमारी की वजह से उन्हें देखने के लिए मनोरमा जी की बहन बहनोई आए तो उनके सामने श्याम प्रसाद जी फूट फूट कर रोए थे। जिंदगी में पहली बार अपने अंदर की शून्यता को किसी के सामने स्वीकार किया था। कोई तो होना ही चाहिए अपना नाम लेवा। मुझे पता है कि अब मैं ज़्यादा दिन नहीं जीऊँगा, पर मनोरमा को मैं अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहता। उनके जिस भोलेपन पर मैं फिदा था, अब वो उनकी बहुत बड़ी कमी साबित होने वाला है। ये दुनिया तो उनको नोच कर खा जाएगी। केवल अपनी जिद की वजह से देर की मैंने। उम्र रहते ही कुछ कर लिया होता, पर अब तो एक बच्चे को बड़ा करने के लिए भी उम्र नहीं बची मेरे पास। उनके दुख से दुखी बहन बहनोई ने अगले ही दिन अपना 17 वर्ष का कार्तिक लाकर उन्हें सौंप दिया था। फिर आनन फानन में गोद लेने की सारी कानूनी कार्यवाही भी पूरी कर ली गई थी। जब तक मनोरमा के देवर आए थे, कार्तिक श्याम प्रसाद और मनोरमा जी का कानूनी बेटा बन चुका था। मनोरमा जी की बहन और श्याम प्रसाद जी का छोटा भाई ले देकर अपना कहने को इस दुनिया में यही 2 रिश्तेदार हैं मनोरमा जी के। जिंदगी भर श्याम प्रसाद जी ने इन्हीं 2 घरों में जी भरकर प्यार और उपहार बांटे थे। इन दोनों परिवारों का हर सदस्य उन्हें अपनी जान से ज़्यादा प्यार करता था। फिर भी आज कार्तिक को अपने सीने से लगाकर ऐसा लगा कि अपना तो अपना ही होता है। बरसों से अंतर में दबा प्यार किसी उद्गम बरसाती नदी सा सारे बांधों को तोड़कर उमड़ने को बेकरार था। पर उसी समय देवर ने आकर संबंधों की एक नई ही व्याख्या कर डाली। भैया, ये सारी चालाकी केवल आपकी संपत्ति हथियाने के लिए है। 17 साल उन लोगों को माँ बाप मानने के बाद ये लड़का भला आपका कैसे हो सकता है? अपने भांजे के लिए भाभी की कमजोरी मैं समझ सकता हूँ, पर आपको क्या हुआ था? 2-4 साल में सब कुछ समेट कर भाग लेगा तो आपके बुढ़ापे का क्या होगा? और कुछ नहीं तो कम से कम रुपए पैसों का सहारा तो होता ही है। वो भी नहीं रहा तो कहाँ जाएंगे आप लोग? क्यों, तू नहीं है क्या?
तू नहीं संभालेगा हमें, कहने को कह गए थे श्याम प्रसाद। लेकिन सक्का कोई छोटा सा कीड़ा तो घुस गया था उनके अंदर। श्याम प्रसाद जी जानते थे मनोरमा हर किसी की बात पर बहुत जल्दी भरोसा कर लेती है। किसी के अंदर कोई बुराई उनको जल्दी नजर ही नहीं आती। परेशान हो उठे थे श्याम प्रसाद जी। उसी दिन से शुरू हुआ था अपनी समस्त धन संपत्ति का हिसाब किताब। मकान मनोरमा के नाम करके पक्की रजिस्ट्री करवा ली थी। बैंक के लॉकर की चाबी, रजिस्ट्री के कागजात, बैंक जमा रसीद, पासबुक, शेयर, सारी चीज़ों को रोज एक बार दिखाकर उनके बारे में बताते समझाते थे। पर मनोरमा थी कुछ ठीक से देखती ही नहीं थी। बस तुनक कर कह देती, देखो जी मुझे तो तुमसे पहले जाना है, इसीलिए मैं ये सब सीख कर क्या करूँगी। फिर कार्तिक धीरे धीरे जीवन का हिस्सा बनने लगा। वो बहुत ज़्यादा बोलता नहीं था, चुप ही रहता था। सुनी सुनी आँख लिए खिड़की पर बैठा बाहर आसमान निहारता रहता था। श्याम प्रसाद साथ बैठाकर खाना खिलाते और उसका मन समझने का प्रयत्न करते, पर उसका वो हंसना, बोलना, शरारत करना लौटा नहीं पाए। मनोरमा समझती थी कि जड़ से उखाड़ कर एक पौधे को भी दूसरी जगह लगाओ तो पनपने में समय लगता है। ये तो फिर भी हान मांस का बना इंसान है। अपने जन्म देने वाले माँ बाप को कोई ऐसे ही तो नहीं भूल जाएगा। सचमुच धीरे धीरे फिर वो बदलने लगा। उसका बचपन समाप्त हो गया था। अब वो गंभीर और बेहद कम बोलने वाला पुरुष बन गया था। और सबसे बड़ी बात, अपने नए माँ बाप को अपना लिया था उसने। श्याम प्रसाद के बहुत सारे काम उसने संभाल लिए थे और मनोरमा जी को अपनी माँ पुकार कर उसके धधकते कलेजे पर ठंडक के लेप लगा दिए थे। देवर के परिवार से इस बीच कुछ दूरी सी हो गई थी। मनोरमा ने उसे पाटने में कोई कमी नहीं उठा रखी थी, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रही थी। और फिर बहन बहनोई का परिवार बेहद सगा हो गया था और अक्सर आने लगा था। वे मनोरमा जी को देवर की नाराजगी का मतलब समझाते। तुम्हारी संपत्ति का वारिस आ गया है, इसी से नाराज होकर उन्होंने आंखें फेर ली है। पहले सोच रहा होगा कि बूढ़े बुढ़िया का है ही कौन। दोनों की आंखें बंद होते ही सब कुछ उन्हें अपने आप ही मिल जाना था। और अब कार्तिक बीच में आ गया तो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं वो। पर ये सब मनोरमा जी को कभी समझ में नहीं आया। कैसे मान लेती कि संबंधों का आधार केवल पैसा होता है। वो तो कुछ भी लेकर नहीं आई थी इस घर में, पर कौन सी कमी रही उन्हें। तो फिर श्याम प्रसाद जी के भाई के लिए ऐसी बातें कैसे मान लेती। इसके बाद 4-5 साल और जीवित रहे श्याम प्रसाद। उनके अंतिम समय में कार्तिक ने उनकी बहुत सेवा की थी। अपना सगा बेटा होता तो क्या करता ये तो नहीं मालूम, पर मनोरमा जी महसूस करती थी कि इससे बढ़कर कोई और क्या ही करेगा। अंतिम समय में संभालने के लिए बहन बहनोई आए हुए थे, पर किसी के संभालने से क्या कभी वक्त की गति रुकी है। अपनी रोती मनोरमा को छोड़कर श्याम प्रसाद चले गए। फिर 13 दिनों तक घर में लोगों का आना जाना कुछ इस तरह चलता रहा मानो शोक का भी कोई उत्सव होता है। आने वाला हर कोई अपने अपने ढंग से मनोरमा को दिलासा देता, पर लौटने के पहले उनके कानों में ये मंत्र फूंकना नहीं भूलता कि वो अपनी धन संपत्ति अपने ही हाथ में रखे, भूलकर भी कार्तिक या किसी और के हाथों में ना सौंप दे, वरना भविष्य में भीख मांगने की नौबत आ जाएगी। पर हाय रे मनोरमा, हर बार की तरह इस बार भी कोई बात उनकी समझ में नहीं आई। देख नहीं रही थी क्या कि कर्मकांड में कितना खर्च हो रहा है, और ये भी पता था कि इस समय ये सारा खर्च कार्तिक की तनख्वाह में से ही हो रहा है। नई नई नौकरी है बेचारे की, अभी से क्या क्या करेगा। इसीलिए तो लॉकर की चाबी और बैंक की पासबुक उसे सौंपने गई थी। वैसे भी ये सारा हिसाब किताब रखना उनके बस के बाहर का था। और फिर जब बेटा जवान हो तो उन्हें इन चीज़ों में सर खपाने की भला क्या ज़रूरत है। पर कार्तिक ने लौटा दिया था। उसने कहा अपने पास ही रखिए, जब ज़रूरत होगी तब मांग लूँगा। फिर पता नहीं क्या हुआ, अगले दिन आकर सब मांग भी ले गया। पता नहीं कहाँ कहाँ साइन भी करा लिए थे। और मनोरमा जी ने सरल मन से सोचा था
शायद आज इसकी ज़रूरत पड़ गई हो। मन में चोर होता उसके तो कल जब देने गई थी तब मना क्यों करता। कार्तिक के कमरे में उसके असली माता पिता देर तक पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे थे कि मनोरमा 2 बार चाय के लिए बुलाने गई, पर किसी ने दरवाज़ा ही नहीं खोला। फिर खुला तो बहन बहनोई का सामान बांधा जा चुका था। बहुत पूछने पर उखड़े स्वर में बहन ने बताया कि कुछ ज़रूरी काम याद आ जाने से उन्हें तुरंत लौटना पड़ रहा है। हो सका तो कुछ समय बाद फिर आने की कोशिश करेंगे। मनोरमा उनको रोकती रह गई थी पर कुछ नहीं हुआ। जाने क्यों लगता था जैसे हाथों में सब कुछ छूटा जा रहा हो। श्याम प्रसाद चले गए, नाते रिश्तेदार रूठ गए और फिर कार्तिक भी दिन भर के लिए ऑफिस जाने लगा। खाली निठल्ली सी दिनचर्या और काट खाने को दौड़ता सूना घर। लगता था अब वो पागल ही हो जाएगी। पड़ोस की नायरा मनोरमा जी को बहुत पसंद थी। कार्तिक से ब्याह की बात पूछी तो शर्मीली सी मुस्कान मुस्कुरा कर वो चुप रह गया। फिर उन्हें लगा कि इस विवाह के लिए सबसे पहले बहन बहनोई की सहमति लेने की आवश्यकता है। इसीलिए 2-3 पत्र डाले, फोटो भेजी पर उधर से कोई जवाब नहीं आया। अब वो क्या करती, मजबूरन सारा काम अकेले ही हाथों से निपटाना पड़ा था। उन्हें बहन के व्यवहार पर आश्चर्य भी बहुत था कि अपने ही बेटे के विवाह में इस तरह दिलचस्पी ना लेने का क्या अर्थ हो सकता है। पर उन लोगों के किसी भी व्यवहार का मतलब आजकल मनोरमा को समझ में नहीं आता था। फिर एक शादी का कार्ड मिलते ही हड़बड़ा कर आ गए थे वे लोग और बहन उलाहना देने लगी, कार्तिक को हमसे एकदम ही पराया कर दिया तूने तो। सब कुछ भूल भी जाऊं पर ये कैसे भूल सकती हूँ कि 9 महीने कोख में रखा है उसे। भला ये सब भी कोई बात है। मनोरमा ने कार्तिक को बुलाकर सामने खड़ा कर दिया। पूछ, इससे सारी चिट्ठियाँ इसने अपने हाथों से पोस्ट की है। मैं तो खुद हैरान हूँ कि तू आई क्यों नहीं। जाने क्या था कार्तिक की आंखों में कि बहन की अचानक बोलती ही बंद हो गई। वो चुप होकर रह गई। देवर तो शादी में भी नहीं आए, बहन बहनोई भी केवल 2 दिनों में ही लौट गए। पर मनोरमा का घर अब भर गया था। पहले पायल झुनझुनाती नायरा घर में आई और फिर दुनिया की समस्त खुशियां लेकर राजवीर आया। मानो जाने कब के रूठे बाल गोपाल उनके आंगन में आ गए और बाल लीलाएं करने लगे। उनका रोना, खिलखिलाना, ठुमक कर चलना जाने कब से सूनी पड़ी हृदय की बगिया लहलहा उठी थी। इसके अलावा कार्तिक और नायरा हर समय उनके आसपास रहते थे, उनकी हर इच्छा का सम्मान करते थे। सुखों के आदित्य से झोली भरी थी पर आंखें हमेशा भर आती। ये सब देखने को श्याम प्रसाद क्यों नहीं रुके। राजवीर के साथ खेलने का सुख उनकी किस्मत में क्यों नहीं रहा। फिर श्याम प्रसाद क्या गए, जीवन भर के दुलारे भाई बहन ने भी मुंह मोड़ लिया। आखिर कौन सी खता हो गई उनसे कि भाई की मृत्यु होते ही देवर ने उनसे कोई संबंध ही नहीं रखा। बहन बहनोई भी राजवीर के जन्म पर एक दिन के लिए आए थे। बस मनोरमा ही दोनों को लंबी लंबी चिट्ठियां लिखती, अनजाने में किए अपराधों की माफ़ी भी मांगती, पर किसी को उनका ख्याल क्यों नहीं आता था। फिर एक दिन देवर देवरानी आ ही गए थे। खुशी के आंसू आ गए थे मनोरमा की आंखों में। वो क्या जानती नहीं अपने देवर को। ये सब किसी संपत्ति विपत्ति का चक्कर नहीं था। शायद उनसे राय लिए बिना कार्तिक को जल्दबाजी में अपना लिया, उससे नाराज हो गए थे वो। पर नाराज तो अपनी भाभी की सुरक्षा को लेकर ही थे ना। इसी से तो भाई की मृत्यु के समय धीमी आवाज में उन्हें अपने साथ ले जाने का प्रस्ताव भी रखा था उन्होंने। अब जो देखेंगे कि कितना सम्मान देता है कार्तिक उनको, तो कितने खुश होंगे। सचमुच उनकी संतुष्टि के लिए उनका एक बार यहाँ आना बहुत ज़रूरी था। पर ये क्या, उन लोगों के आते ही घर मानो 2 खेमों में बंट गया। देवरानी ने मनोरमा की सेवा का सारा जुम्मा अपने कंधों पर उठा लिया और नायरा के कामों में अनगिनत दोष निकालने शुरू कर दिए। तो नायरा अपने में ही सिमट सी गई। परिणाम स्वरूप तेज स्वभाव और तेज आवाज से देवरानी ने 2 ही दिनों में घर का पूरा शासन संभाल लिया। अजीब मना स्थिति में पड़ी थी मनोरमा। देवर देवरानी का प्यार मन को भिगो जाता,
पर जब वही लोग नायरा और कार्तिक को कुछ कटु बोलते तो तकलीफ भी बहुत होती। मनोरमा जी राजवीर को दिन भर छाती से लगाए घूमती थी। उसके गालों पर देवरानी का झापड़ भला कैसे बर्दाश्त होता। उनकी देवरानी शुरू से ही थोड़े उतावली स्वभाव की है। कितनी ही बार जब अपने बच्चों को पीट देती थी तो मनोरमा ही उन्हें सीने से लगाकर चुप कराती थी। जहाँ ज़्यादा बर्तन होते हैं कभी कभार खटक ही जाते हैं, इसीलिए मन में थोड़ी बहुत नाराज़गी भले ही हो। अपना समझती हैं राजवीर को, तभी तो गलत जिद के लिए सजा दी। कभी सुना है कोई किसी पराये को सुधारने की कोशिश कर रहा हो? फिर देवर को अपने बेटे के व्यापार के लिए 70,000 रुपये की ज़रूरत पड़ गई। उन्होंने कहा कि वो 4 या 6 महीने में रुपए वापस लौटा देंगे, तो मनोरमा जी को इसमें कोई बुराई नज़र नहीं आई। उन्होंने कार्तिक से कहा कि बैंक से पैसे लाकर अपने चाचा जी को दे दे। देवर मानो आसमान से गिरे थे जब उन्हें पता चला कि रुपए पैसों का सारा भार वे कार्तिक को सौंप चुकी हैं। पति पत्नी दोनों के चेहरे उतर गए थे और वो थी कि कार्तिक की विश्वसनीयता इसी समय साबित कर देना चाहती थी। वो रुपए लाने की बात को कल परसों पर टाल रहा था और वो आज और अभी मांग रही थी। क्या हो गया इस लड़के को? कहीं सचमुच जो देवर कह रहे हैं वही तो सच नहीं? पर ऐसा संभव नहीं। आज तक उनके किसी भी खर्च की तरफ उंगली नहीं उठाई है कार्तिक ने। जिंदगी भर बागवानी का इतना शौक रहा है उन्हें कि जब जो नया पौधा देखा किसी भी कीमत पर खरीद कर लाई। आज भी वैसे ही ला रही हैं। श्याम प्रसाद की शुरू की हुई विकलांगों और अनाथ बच्चों की संस्थाओं को अभी भी उसी तरह नियमित मदद जा रही है। पिछले दिनों मेहरी की बेटी की शादी भी पूरे धूमधाम से कराई थी उन्होंने। कभी भी पैसा उनके किसी काम के या फिर किसी चाहत के आड़े नहीं आया था। वाकई गाज ही गिर पड़ी थी उनके सिर पर जब कार्तिक ने पासबुक और पता नहीं कौन कौन से कागज दिखा दिए कि बैंक में एक पैसा भी नहीं बचा है। देवर गाली गलौज और मारपीट पर उतारू हो गए कि उतने रुपए कहाँ गए। तो कार्तिक ने ठंडी आवाज़ में बताया, घर गृहस्थी में खर्च हो गए। कितने सारे रुपए थे, फिक्स डिपॉजिट, शेयर, म्यूचुअल फंड, सरकारी योजनाएं। वे तो ठीक से जानती तक नहीं। तो क्या सचमुच सब कार्तिक के हाथ में सौंप देना गलत हो गया? ये सेवा प्यार दुलार सब केवल उनसे रुपए पैसे छीनने के लिए मात्र था। अब अपनी जिंदगी के आखिरी दिन उन्हें दूसरों के घर में बर्तन मांज कर गुजारने पड़ेंगे। अफसोस होने लगा था कि जब एक दिन श्याम प्रसाद उन्हें सब कुछ बताना सिखाना चाहते थे तो उन्होंने सीखा क्यों नहीं। दुनिया भर के लोगों की सीखें एक कान से सुन दूसरे कान से बाहर क्यों निकाल देती रही। गुस्से में भरे देवर देवरानी अपना सामान समेट कर लौट रहे थे पर उन्हें होश नहीं था। वे तो अपने मकान की रजिस्ट्री के उन कागजों को छुपा कर रखने में व्यस्त थी जो संयोग से अभी तक उन्हें के हाथों में बचे रह गए थे। मकान बचा रहा तो कम से कम सड़क पर सोने की नौबत तो नहीं आएगी। उन्होंने कार्तिक और नायरा से बात करनी छोड़ दी थी। राजवीर पास आता तो उमड़ती भावनाओं को दबाकर मुंह फेर लेती। स्वयं ही अपने लिए रोटी बनाने लगी थी और उस समय में बहते नायरा के आंसू उनको घड़ियाली लगते। आश्चर्य भी था मन में कि कार्तिक को किसी तरह का व्यसन नहीं, कोई गंदी आदत नहीं, फिर इतने पैसे किस चीज़ में खर्च हुए होंगे। नायरा में भी तो ज़्यादा जेवर कपड़ों की चाह दिखाई नहीं पड़ती, पर क्या पता कहीं मकान खरीद लिया हो। सीने और बाहों का दर्द इधर काफ़ी बढ़ा हुआ था। जरा सी थकान होने पर फूलती सांसों को नियंत्रित करना असंभव होने लगता था और उस दिन तो सुबह से सर भी चकरा रहा था पर क्रोध के कारण किसी को बताया नहीं। चक्कर खाकर जो गिरी तो अस्पताल में ही होश आया। आंखें खुली पर सामने कार्तिक और नायरा को देखकर दुखी मन को संतोष सा मिला कि चलो कुछ भी हो पर अभी तक वो अकेली नहीं हुई है। काफ़ी दिनों तक अस्पताल में रहना पड़ा। दर्द, तकलीफ, जांचों और डॉक्टरों का एक लंबा सिलसिला चला और फिर पूरा परिवार उन्हें लेकर दिल्ली चला आया। यहाँ भी वही अस्पताल, दवाइयाँ, डॉक्टर, नर्स, पर किसी ने उन्हें ठीक से बताया ही नहीं कि उन्हें क्या हुआ है। पता तो तब चला
जब उनके दिल का ऑपरेशन सफल हो गया और वो भली चंगी हो गई। लाखों रुपए खर्च कर दिए थे कार्तिक ने उनके इलाज पर, और वो आश्चर्य से भरी पूछ भी नहीं सकती थी कि जब बीमारी पर खर्च करने को इतने पैसे थे तो उस दिन थोड़ी सी रकम के लिए देवर को नाराज कर सारी बिरादरी में नाक क्यों कटवा ली थी। देवर की चिट्ठियां लगातार आने लगी थी कि इतनी धोखाधड़ी के बाद कार्तिक को घर से निकाल देना ही उचित है और अपने मकान के कागज वो संभाल कर रखे और भूल कर भी अपनी बहन के परिवार के हाथ ना लगने दे। एक पत्र में मकान को सुरक्षित करने के लिए उसे अपने बेटे के नाम वसीयत कर देने की सलाह दी थी उन्होंने। पर मनोरमा इस बार अपने मन में चुभी एक फांस को नहीं निकाल पा रही थी कि वो इतनी बीमार रही, लेकिन देवर देवरानी उससे मिलने भी नहीं आए और ना ही उनका हाल चाल पूछा। कहीं सचमुच सारी रिश्तेदारी लालच तले तो नहीं दब गई है। फिर कार्तिक ने उनके पैसे लिए हो, पर सेवा तो कर रहा था ना। इसके अलावा अब अपना ये मकान अपने हाथों में बचा आखिरी पत्ता लगने लगा था। यदि इसी लालच में कार्तिक का प्यार मिल रहा है तो इसे अपने ही हाथ में बचाए रखने में क्या खराबी है। मरने के बाद ये किसको मिलेगा, इससे क्या फर्क पड़ता है। बिरादरी में कार्तिक की इस बेईमानी की खबर फैलाने में कोई कसर नहीं रखी थी देवर ने। और आश्चर्य की बात तो ये है कि मनोरमा के इतने बुलावे के बावजूद जो भाई बहन इतने समय से नहीं आए थे, वही बदनामी की इस कहानी को सुनते ही बेटी दामाद सबके साथ आने का कार्यक्रम बना बैठे। बहुत दिनों के बाद घर में कोई आ रहा था। मनोरमा जी उनका जी भरकर स्वागत सत्कार करना चाहती थी, सबको उपहार से लाद देना चाहती थी। यही कुछ तो उन्होंने जीवन भर किया था, इसी की आदत थी उनको। ये भी लगता था कि ये सब खर्च तो कार्तिक के अपने परिवार पर हो रहा है, अतः इसमें उसके किसी ऐतराज का तो सवाल ही नहीं होता। कार्तिक और नायरा अगले दिन भी उपहार खरीदने बाजार नहीं गए और उसके अगले दिन भी वो रटती रह गई। यहाँ तक कि बहन का परिवार भी आ गया। सबको खाना खिलाते बातचीत करते मनोरमा के मन में अपनी मजबूरी चुभती रही कि आज ऐसा दिन आ गया जब हाथ में कुछ रुपए तक नहीं बचे कि उपहार ना दे पाने की सूरत में वो विदाई के समय कुछ नगदी सबके हाथ पर रख सकती। एक बार फिर कार्तिक के कमरे में बहन और बहनोई कमरा अंदर से बंद करके बैठे थे। इस बार नायरा, उसके नंद नंदोई कार्तिक सब अंदर थे। बस वही एक राजवीर को संभालते हुए बाहर बैठी थी। मन में फिर एक फांसी चुभ रही थी कि वो सब तो एक ही परिवार के लोग हैं, बस वही एक पराई है जो बाहर है। फिर एकाएक कार्तिक के कमरे में से कार्तिक के जोर जोर से चिल्लाकर बोलने की आवाज़ बाहर आने लगी। मनोरमा जी हैरान रह गई थी। गंभीर समझदार कार्तिक को तो उन्होंने कभी गुस्सा करते भी नहीं देखा था। वो भला इतना अधीर होकर चिल्ला कैसे सकता है। बेचैन सी दौड़ी गई थी वो, पर कमरा अंदर से बंद था, इसीलिए उन्हें दरवाजे पर ही रुक जाना पड़ा था। अंदर आवाज़ तेज थी और एक दरवाजे का आवरण उन्हें छिपा नहीं पा रहा था। गुस्से में भरा हुआ कार्तिक कह रहा था, कितनी बार कहा है कि जो मुझे उचित लगेगा वही करूँगा मैं। फिर क्यों चले आते हैं आप लोग बार बार? क्यों सारी मलाई अकेले हड़प कर जाना चाहता है? क्या तेरे भाई बहन माँ बाप का उस पर कोई हक नहीं? ये मनोरमा की बहन की आवाज़ थी। कोई मलाई नहीं खा रहा मैं, जितना कमा सकता हूँ उतना ही खर्च कर रहा हूँ। फिर कैसे भाई बहन? आपने मुझे किसका सगा होने दिया? क्यों मैं इतना भारू हो गया कि दूसरों को दे डाला गया? मैं बच्चा तो नहीं था, एक बार भी मुझसे पूछने की ज़रूरत क्यों नहीं समझी कि मैं आपके लालच पर बलिदान होना चाहता हूँ या नहीं? मैं तो कहीं का नहीं रहा ना। जिसका था उसने निकाल दिया और जिसके पास पहुँचा उनको अपनाना आसान नहीं था। तो बहनोई की तैस भरी आवाज़ आई कि साले ने कहा था अपनाने को और ऐसा ही तैसी बनने को। कितनी बार तो समझाया था कि माल समेट कर अपने घर लौट आओ। किसको कहूँ अपना घर, किसको धोखा दूँ? उनको जो मेरे ऊपर स्वयं से बढ़कर यकीन करते हैं, या फिर आपको जिसने मुझे धोखा देने में कोई कसर नहीं रखी?
या फिर अपने आप को? चोरी के थोड़े से रुपए के लिए क्या आपने मुझे बेच नहीं दिया? कार्तिक की आवाज में दर्द था। आया बड़ा हरिश्चंद्र बनने वाला। इतने ही ईमानदार थे तो आज क्या हो गया? क्यों छीन लिया उससे सब कुछ? सच पूछ तो पूरा हथिया लेने का लालच है तेरे अंदर, जो हमें ऐसे ही टरका देना चाहता है। वो मरेगी तो मकान अपने आप तेरे ही नाम हो जाना है। बहनोई बेहद क्रोध में था। सच एकदम नंगा होकर मनोरमा के सामने खड़ा था। आज वो अपने आंसू रोकने में स्वयं को असमर्थ पा रही थी। जी चाहता था सबको धक्के देकर अपने घर से बाहर कर दे और दरवाज़ा अंदर से बंद कर ले। अंदर बहनोई बोलते जा रहे थे, ब्याह किया हमें खबर तक नहीं लगने दी। हर समय बुढ़िया की लल्लू चप्पू में लगा रहता है। क्या हम कुछ समझते ही नहीं? आप कुछ भी समझ सकते हैं? कार्तिक की आवाज़ अब इतनी दर्द भरी हो गई थी कि मनोरमा कांप उठी। सच यही है कि मैंने उनके जो भी पैसे खर्च किए सिर्फ उनके ही ऊपर किए हैं। उनके बाकी सारे रुपए अलग अलग योजनाओं में सुरक्षित हैं, पर मैंने उनके हाथ में कुछ नहीं छोड़ा तो सिर्फ और सिर्फ आपके और अपने तथाकथित चाचा जी के डर से। मैं नहीं होता तो आप लोग कब का उन्हें रास्ते का भिखारी बना चुके होते। अब रही बात उनकी मृत्यु के बाद की, तो विश्वास कीजिए अगर मेरे और नायरा के हाथ पैर सलामत रहे तो हमें उनकी संपत्ति की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। हाँ, उनका वारिस उनका पोता होगा तो उसका हक जरूर बनेगा। आपने मुझे तो किसी का अपना नहीं होने दिया पिताजी, पर राजवीर उनका है, उसे उनका ही रहने दीजिए। बहनोई अभी भी गुस्से में थे। अंदर जाने क्या क्या तर्क कुतर्क चल रहे थे, पर मनोरमा को और कुछ भी सुनने की अब कोई चाह नहीं रही थी। कार्तिक की बातों की सच्चाई को उनकी अंतरात्मा ने पहचान लिया था और उनके लिए यही बहुत था। अपनी आंखों को पोंछते हुए उन्होंने राजवीर को उठाकर सीने से लगा लिया और अपने कमरे में लौट आई। कार्तिक ने अपने माता पिता की एक नहीं सुनी। थोड़ी देर के बाद कमरे का दरवाज़ा खुला और सब अपने अपने घरों के लिए वापस लौट गए। किसी ने भी एक बार मनोरमा जी से मिलना जरूरी नहीं समझा। कुछ समय के बाद नायरा मनोरमा जी के कमरे में गई। माँ जी आपके लिए चाय बना दूँ? तो मनोरमा जी ने नायरा को अपने पास बुलाया और उसके सर पर प्यार से हाथ फेर कर कहा, हमेशा खुश रहे मेरी बच्ची, तुझे कभी कोई तकलीफ ना हो। नायरा चाय के साथ साथ कार्तिक के मनपसंद पकौड़े भी बना लेना। बहुत समय हो गया हम सब ने एक साथ में बैठकर चाय पकौड़े नहीं खाए। नायरा ने किचन में जाकर चाय पकौड़े बना लिए। फिर उसने कार्तिक और माँ जी को आवाज़ लगाई। सभी लोग हॉल में आकर बैठ गए और राजवीर वहीं पर खेलने लगा। नायरा तब तक चाय पकौड़े ले आई। मनोरमा जी कार्तिक के सर को प्यार से सहलाने लगी। कार्तिक बेटा, आज से मैं तुम्हारी माँ बनने की पूरी कोशिश करूँगी। हो सकता है कभी कोई गलती हो जाए तो अपनी माँ समझकर मुझे माफ़ कर देना। क्या हुआ माँ जी, आप इस तरह से क्यों बात कर रही हैं? कुछ नहीं बेटा, बस मुझे मेरी गलतियों का एहसास हो गया। मुझे जिस पर भरोसा करना चाहिए था मैंने उस पर भरोसा नहीं किया। धीरे धीरे करके समय गुजरता चला गया। मनोरमा जी कार्तिक और नायरा के साथ अब बहुत खुश थी और कार्तिक भी मनोरमा जी में आए बदलाव को देखकर बहुत खुश था। मनोरमा जी ने अपनी एक वसीयत तैयार करवा दी। वसीयत में मनोरमा जी ने लिखवाया कि वो अपनी सारी प्रॉपर्टी राजवीर के नाम कर रही हैं। उनकी संपत्ति का वारिस सिर्फ और सिर्फ राजवीर होगा। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।